नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो महिलाएं हैं, जो डोमेस्टिक हिंसा होती है उसके ऊपर जो एक्ट बनाया गया है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो यह एक्ट है, इस एक्ट को कहा जाता है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यह 2005 के अंदर 43 नंबर का एक्ट था, ठीक है। और 13 सितंबर 2005 को इस पे राष्ट्रपति के साइन हो चुके थे। तो जो प्रत्येक एक्ट होता है, उस एक्ट को बनाने का एक उद्देश्य होता है कि वो एक्ट क्यों बनाया गया है। तो जो यह एक्ट था, इसको बनाने का मेन उद्देश्य एक ही था कि जो महिलाएं हैं उनको जो संविधान के अंदर जो मूल रूप से जो एक अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक महिला है उसको वायलेंस से रक्षा की जाएगी। अगर कुछ उसको प्रॉब्लम होती है या कुछ फैमिली मैटर होता है, कुछ भी दिक्कत है, तो उसकी दिक्कत को दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। यानी कि फैमिली के साथ में कोई अगर हिंसा होती है, परिवार में जिसमें साथ वो रहती है वहाँ कोई हिंसा होती है, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया है, ठीक है। और अब इसमें जो बात करते हैं चैप्टर की, जो पहला चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी। तो पहले चैप्टर में लिखा गया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। तो जो यह एक्ट है, इस एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। ये पूरा नाम हो गया। यह जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पे यह एक्ट लागू होता है। और यह एक्ट उस दिन इन्फोर्स आता है जिस दिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करती है। अब इसकी बात करते हैं 2 नंबर सेक्शन की। जो 2 नंबर सेक्शन है, 2 नंबर सेक्शन कहता है डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन इसमें अलग अलग दी गई हैं। तो जो पहली डेफिनेशन में लिखा है एग्रीव्ड पर्सन, तो ये एग्रीव्ड पर्सन कौन है? एग्रीव्ड पर्सन वो है जो एक पीड़ित है, ठीक है। कोई महिला है, ठीक है, जो कि किसी रिलेशनशिप के अंदर रह रही है, और जो कि प्रतिवादी होता है, रेस्पोंडेंट बोलते हैं जिसको, या वह व्यक्ति जिस पे घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी जो है उस पर आरोप लगाया गया है, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि उस पर हिंसा हुई है, वो एग्रीव्ड पर्सन है, वो यानी वो पीड़ित पर्सन है। और चाइल्ड से क्या तात्पर्य है? चाइल्ड से मतलब है कि 18 साल से छोटा कोई भी अगर बच्चा है, कोई अडोप्टेड है या फोस्टर चाइल्ड है या फिर कोई स्टेप, यानी कोई भी हो, मतलब कि उसका दत्तक ग्रहण हो या खुद का पुत्र हो या कोई सौतेला बेटा कुछ भी हो, तो वो बच्चा माना जाएगा 18 साल से छोटा है। तो उस पर लिखा गया कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर से क्या तात्पर्य है? तो जो इसकी डेफिनेशन में बात करती हैं, जो इसका सब सेक्शन जो क्लोज के अंदर 2 के अंदर बात कर रहे हैं, तो इस पे जो लिखा है कंपनसेशन ऑर्डर है, जो सेक्शन 22 के अंदर जो बताया गया है वही है। यानी इस पे शॉर्ट में लिखते हैं कंपनसेशन ऑर्डर क्या है। जो सेक्शन 22 के अंदर बात कही गई है वही आपका कंपनसेशन ऑर्डर रहता है। अब कस्टडी डी से कस्टडी ऑर्डर क्या है? जो सेक्शन 21 में बताया गया वो कस्टडी है। देखो, अभी अगर अपने यहाँ पे डिस्कशन कर लेते, फिर आगे वो सेम सेक्शन को रिपीटेशन करना होगा। तो एक बार अपने जान लेते हैं कि जो इसमें वर्ड दिए गए उसका मीन्स क्या है। उसके आगे जैसे जैसे सेक्शन आएंगे, जिस सेक्शन में जो बात की होगी उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, जिस पे डोमेस्टिक हिंसा हुई है, ठीक है, वो कोई कंप्लेंट करती है, कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उस पर रिपोर्ट बनती है, वो होती है यह रिपोर्ट। उसके बाद है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है? इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कोई साथ में रह रहा है या रहा है, ठीक है, उस समय पर, और जिसमें मतलब कि उसने चाहे अपने खुद का घर हो, ठीक है, उसके साथ में, या तो मैरिज की रिलेशनशिप में साथ में रहा हो, या कोई रक्त संबंध है उसके साथ में रहा हो, या शादी हुई है तब साथ में रहा हो, या कोई ऐसी रिलेशनशिप जो कि मैरिज की तरह शो होती है उसमें रहा हो, या अडॉप्शन रहा हो, या जॉइंट फैमिली मेम्बर की तरह रहा हो, तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। यानी घरेलू संबंध क्या हैं, ये वो चीज़ है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का वही अर्थ है जो सेक्शन 3 में बताया गया है। सेक्शन 3 है, उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं, कि किसी को सती पहुँचाना, मानसिक, मौखिक, जो भी रूप है वो सारे अपने आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है दहेज की बात की, डोवेरी। तो जो दहेज क्या है? दहेज का सेम अर्थ वही है जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया गया है, उसके सेक्शन 2 के अंदर जो बात कही गई है वही आपका दहेज का यहाँ पे अर्थ माना जाएगा। अब इसमें लिखा गया मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट से क्या तात्पर्य है? मजिस्ट्रेट से तात्पर्य वह है कि फर्स्ट क्लास जुडिशरी मजिस्ट्रेट है, ठीक है, या फिर जो महानगर है, महानगरों में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है आपका, वो उसको माना जाएगा मजिस्ट्रेट। और वो मजिस्ट्रेट है
वो अपने एरिया के अंदर जो सीआरपीसी है अपनी 1973, उसके अकॉर्डिंग जो एरिया होता है मजिस्ट्रेट का, जो जुरिडिक्शन क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर या तो वो एग्रीड पर्सन यानी जो पीड़ित पर्सन है वो उस एरिया में टेम्परेरी रह रहा हो, या फिर उसके अंदर जो रेस्पोंडेंट है यानी जो उसका प्रतिवादी है जिसके विरुद्ध उसने आरोप लगाया है वो रह रहा हो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है जहाँ पर वो हुई है। यानी तीन जगह पे जहाँ भी हुई है, जहाँ जुरिडिक्शन आता है वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट काम करेगा। फर्स्ट क्लास, अगर मेट्रोपॉलिटन है तो मेट्रोपॉलिटन, और फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास, 3 जगह पे काम करता है। एक तो वो जहाँ पर टेम्परेरी पीड़िता वो रही है, या फिर आपका रेस्पोंडेंट है जो वहाँ पर उसके साथ में वो रेस्पोंडेंट रहा है, प्रतिवादी आपका वो हो गया, या जहाँ पर घरेलू हिंसा हुई है। इन तीनों स्थान पे जो होगा उसको माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस पे बात की गई है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी वो है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट के पर्पज़ के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, वो मेडिकल फैसिलिटी आपकी मानी गई है। उसके बाद में इसके जो के अंदर ये बताया गया जो आर्थिक रिलीफ है, जो मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बात की गई है, तो ये वो होती है कि जो भी कंपनसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रतिवादी से जो पीड़ित पर्सन है उसको दी जाएगी, वो मानी गई है। या सुनवाई के दौरान कोई भी ऐड है, कोई रिलीफ है, कोई सहायता के लिए जो इस एक्ट के अनुसार उसे दी जाती है वो मानी जाएगी। या फिर जो उसको लॉस हुआ है, पीड़िता को जो लॉस हुआ है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा के दौरान उसको जो हानि हुई है उसको पूर्ति करने के लिए, ठीक है, उसकी क्षति को पूर्ति करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो मॉनेटरी आपकी आर्थिक सहायता इसमें मानी जाएगी। ठीक है। इसके बाद में नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन वो माना जाएगा जब ऑफिशियल गजट के अंदर, ठीक है, उस चीज़ को नोटिफाइड कर दिया जाएगा तो वो नोटिफिकेशन माना जाएगा उस से संबंधित तथ्य के बारे में। अब चलिए प्रिस्क्राइब्ड क्या है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल बनाए गए हैं, जो बताए गए हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड है। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है इसका। ठीक है। तो अब जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं इसकी परिभाषा इसमें क्या है? जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 में अंदर, यानी जो सेक्शन 8 है आपका, उसके 1 के अंदर सब सेक्शन के अंदर इसकी बात कही गई है। अब उसके बाद बात की जाती है आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो सेक्शन जो 18 में बताया गया है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर आपका रहेगा। उसके बाद इसमें कहा गया रेजिडेंस ऑर्डर वो होता है जो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 के अंदर जो बताया गया है वो रेजिडेंस ऑर्डर इसमें रहेगा। रेस्पोंडेंट क्या है? यानी प्रतिवादी कौन है? प्रतिवादी वो व्यक्ति है, वो एक वयस्क व्यक्ति है जिसमें कि जो पीड़ित पक्षकार है उसके साथ में वो घरेलू रूप से मतलब रिलेशनशिप में रहा है उसके साथ में, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो कि एग्रीड पर्सन है उसके साथ में उस पर कोई हिंसा की है, घरेलू एक्ट किया है हिंसा का, उससे संबंधित है, तो वो माना जाएगा रेस्पोंडेंट। यानी कि या तो जो उसका पति है वो माना जाएगा, या पति या उसकी फैमिली है वो उसकी, तो दोनों चीज़ें वो रेस्पोंडेंट के अंदर उसमें मानी जाएगी। इस पर एक वर्ड इस पर लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट एन एग्रीव्ड वाइफ और फीमेल लिविंग इन ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज मे आल्सो फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए रिलेटिव ऑफ द सब्जेक्ट हस्बैंड और द मेल पार्टनर। यानी कि या तो जो एक महिला है उसने शादी की है, या शादी की तरह वो व्यक्ति महिला उसके साथ में रही है, तो वो उस पर या उसके संबंधित जो उसके सगे संबंधी है जिन्होंने उस पर हिंसा की है, तो उन पे वो एक्शन ले सकती है, उन पे वो मुकदमा दर्ज कर सकती है अगर उस महिला के साथ में अगर कोई घरेलू हिंसा हुई है। उस पर बाद में इस पर लिखा गया है सर्विस प्रोवाइडर क्या है? सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 के अंदर जो रजिस्टर एंट्री की बात की गई है, यानी कोई रजिस्टर गवर्नमेंट के थ्रू जो एक प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ है वो सर्विस प्रोवाइडर है। उसमें लिखा है शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है? इसमें इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति है या पीड़िता है वो रह रही है, या किसी स्टेज पर जहाँ पे डोमेस्टिक हिंसा उसके साथ हुई है, उसको या तो अकेले या जो उसका प्रतिवादी रेस्पोंडेंट है उसके साथ में, या फिर हाउस होल्ड उसका खुद के रूप में, जो अगर उसका घर है उसके रूप में, या किराएदार के रूप में जो जॉइंटली एग्रीड पर्सन के साथ के अंदर जो रेस्पोंडेंट है वो रहता है, या उसका खुद का मकान है तो रहता है, या दोनों जॉइंटली रूप से रहते हैं,
या वो सिंगल रूप से रहते हैं, जहाँ पे जो उसका इंटरेस्ट है यू इंक्लूड हाउस होल्ड के साथ में, जॉइंट फैमिली ग्रुप में रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो शेयर करते हैं, तो ऐसी जो चीज़ है उसको शेयर्ड हाउस होल्ड में माना गया है। ठीक है, उसके बाद के अंदर जो बात की शेल्टर होम, तो जो शेल्टर होम है, शेल्टर होम वो है जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफाइड करती है। ठीक है, इस एक्ट के पर्पज़ के लिए, इस एक्ट के पर्पज़ के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ अगर नोटिफाइड कर रही है तो वो आपका ये माना जाएगा शेल्टर होम है। उसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है। चैप्टर 2 में बताया गया है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो अभी बात कर रहे थे स्टार्टिंग पे, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, तो उसमें लिखा है सेक्शन 3 के अंदर जो बताया गया, तो ये सेक्शन 3 अब आ चुका है। तो जो सेक्शन 3 है इसमें ये लिखा गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी परिभाषा के अनुसार इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य किया जाता है या किसी कार्य की कोई ओमिशन कमी की जाती है या कोई कमीशन किया जाता है कोई, या फिर कोई ऐसा आचरण किया जाता है रेस्पोंडेंट का जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर माना जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को माना जाए। अब जो इस पर लिखा गया है कि यदि कोई हार्म करता है, ठीक है, यानी कोई नुकसान पहुंचाता है या कोई क्षति करता है, या जो हेल्थ जो उसकी शरीर है, शरीर को कोई इंडेंजर स्थिति में लाता है, या उसकी सुरक्षा में कमी करता है, या जीवन को सुरक्षा में कमी करता है, या उसकी अंग भंग करता है कुछ, या फिर उसको मानसिक या शारीरिक रूप से जो पीड़ित पर्सन है उसको, कोई पीड़ित पर्सन है उसको तकलीफ़ देता है, ठीक है, या फिर उसको फिजिकली अब्यूज़ करता है या सेक्सुअली उसको अब्यूज़ करता है, मौखिक या इमोशनली या भावनात्मक रूप से उसको अब्यूज़ करता है, या आर्थिक रूप से उसको अब्यूज़ करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती है। इसके अलावा इसमें लिखा है हार्शनेस, अगर उसको कोई उत्पीड़ित करता है, ठीक है, क्षति करता है, हार्म पहुंचाता है उसको, या इंडेंजर टू द एग्रीड पर्सन है, वही पीड़िता है, पीड़िता को अगर कोई क्षति पहुंचाता है, उत्पीड़ित करता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम करता है कि जो अनलॉफुल कोई डिमांड करता है, अनलॉफुल कोई डिमांड करता है, कोई दहेज की डिमांड करता है, प्रॉपर्टी की डिमांड करता है, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड करता है कि उसे पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती है। इसके अलावा अगर जो पीड़ित पर्सन है उसको डराया धमकाया जाता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड ये कहा जाता है कि मेंशन किया जाता है कि ए और बी के अंदर जो भी सेक्शन में यहाँ पे बात की है, सेक्शन 3A की और 3B की, इन सब बातों के लिए अगर एग्री पर्सन को धमकाया जाता है तो भी वो सब चीज़ें क्या मानी जाएगी, आपकी डोमेस्टिक वायलेंस मानी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई इंजरी क्षति कारित की जाती है, कोई उसके नुकसान पहुँचाया जाता है फिजिकली और मेंटली रूप से एग्री पर्सन को, तो वो सब की सब चीज़ें हैं आपकी डोमेस्टिक वायलेंस मानी जाती है। शॉर्ट के अंदर बात करते हैं कि अगर कोई पीड़ित महिला है, ठीक है, अगर उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है, ठीक है, उसे दहेज की मांग की जाती है, संपत्ति की मांग की जाती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो डोमेस्टिक, और उसे मारपीट की जाती है, सारी की सारी डोमेस्टिक वायलेंस के अकॉर्डिंग या डोवेरी एक्ट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें मानी जाएगी। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया क्या चीज़ कैसे है। जैसे सबसे पहले क्या फिजिकल अब्यूज, तो जो फिजिकल अब्यूज है उसका मतलब क्या है? फिजिकल अब्यूज का मतलब है कि कोई भी कार्य या कोई भी आचरण, ठीक है, जो इस नेचर का है, जो कि शरीर को पीड़ा पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, या ज़िंदगी है उसको नुकसान पहुंचाता है, कोई उसका अंग है उसको अंग भंग किया जाता है, ठीक है, उसकी जो उसकी हेल्थ है उसको, मतलब उसकी हेल्थ है उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, या फिर उसका जो कोई पर्सन है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, उसको पूर्ण रूप से आहार नहीं दिया जाता है, या फिर उस पर हमला किया जाता है, या फिर क्रिमिनल जो इंटिमिडेंस जो लिखा गया है वो किया जाता है, या फिर आपका क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर घरेलू हिंसा के अंदर मानी जाएगी। अब इसके बाद में आता है सेक्सुअल एब्यूज़ की बात करते हैं। सेक्सुअल एब्यूज़ का मतलब है कि कोई भी कंडक्ट है जो नेचुरल, जो एक लैंगिक आचार होता है, ठीक है, जो नेचुरल रूप से होता है, तो अगर उस रूप से, अगर नेचुरल रूप से ना करके अगर कोई उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको डिग्रेड अपमानित करने के लिए, जो एक महिला है उसकी डिग्निटी है उसको कम करने के लिए अगर कुछ शब्द कहे जाते हैं या कोई आचरण किया जाता है, वो सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर उसके अंदर माना जाएगा। अब उसके आगे बाद लिखा है वर्बल या इमोशनल अब्यूज़, तो इसके अंदर ये मौखिक या फिर इमोशनली कोई अब्यूज़ ये होता है, ठीक है, कोई इंसल्ट की जाती है या उसको नीचा दिखाया जाता है, या उसको बार बार इस तरह से कहा जाता है कि तू कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकी है, या तूने कोई लड़का पैदा नहीं किया है, तो लड़कियां पैदा कर रही है, तो ये जो वर्ड हैं ये भी आपके उसके अंदर उस पर हिंसा के रूप में माने जाएंगे, ठीक है। या फिर रिपीटेडली, यानी बार बार उसको डरा के धमकाया जाता है कि उसको फिजिकली पेन किया जाता है, उसको पीटा जाता है, तो वो सब की सब जो सारी की सारी चीज़ें हैं
ये डोमेस्टिक आपकी वायलेंस के अंदर आती है। उसके बाद इसमें बड़ी क्या है, इकोनॉमिकली जो अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी आर्थिक रूप से जो उसको नुकसान किया जाता है, ठीक है, या फिर मतलब कोई उसको फाइनेंशियली कोई उसके रिसोर्स हैं उसके ऊपर मतलब उसका दबाव डाला जाता है, और या फिर कोई कोई पैसा है, ठीक है, कोई उसका रुपए है उसको लिए जाते हैं, उसका स्त्री धन है उसको लिया जाता है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी है या जॉइंटली कोई प्रॉपर्टी है, या फिर उसने उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, या रेंटल कोई पैसा आ रहा है और उसको मेंटेनेंस का कोई पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको डरा धमका के उससे लिया जाता है, तो वो सब की सब चीज़ें इकोनॉमिकली आपकी अब्यूज़ के अंदर आती है। उसके अलावा साथ ही अगर कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई वैल्यूएबल शेयर है, कोई सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, या प्रॉपर्टी है जो कि पीड़िता है उससे संबंधित है, ठीक है, जहाँ या फिर उसका उसमें इंटरेस्ट है और उसके लिए उसको पीड़ित किया जाता है, ठीक है, उसको पीड़ित किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, और जो उसका स्त्री धन है उसको लिया जाता है, या फिर उसको जॉइंटली या उसको सेपरेट करके उसको अलग करने की कोशिश की जाती है कि उस धन से, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या मानी जाएगी, आपकी आर्थिक अब्यूज उसके लिए मानी जाएगी। उसके साथ ही अगर कोई चीज़ है जो कि प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, कोई निषेध चीज़ है कोई है, और कोई जो एग्रीड पीड़ित पर्सन है वो उसके लिए कोई चीज़ बनी गई है, उसके लिए कुछ है चीज़ है, उसका कोई फ़ायदा है, उसके अंदर कोई चीज़, वह संपत्ति वो रह रही है, जिस घर में वो रह रही है उसको संपत्ति से निकाल दिया जाता है, ठीक है, और इत्यादि कुछ किया जाता है, तो वो भी ये चीज़ इसमें इकोनॉमिकली एब्यूज में मानी जाएगी। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है इसमें भी लिखा गया है, अगर कोई भी कार्य है, कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जा रहा है, कोई ओमिशन किया जाता है, कमी की जा रही है, कोई कमीशन किया जाता है, कोई कंडक्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ओवरऑल जो भी सर्कमस्टेंसेज है, कोई स्थिति है जो ऊपर बात की है, इन सभी से संबंधित कोई चीज़ आती है तो वो सब की सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही मानी जाएगी आपकी। अब चैप्टर 3 आ जाता है, उस पर लिखा पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उसकी क्या ड्यूटी है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटी है, पुलिस वालों की क्या ड्यूटी है, वो सब चीज़ें इसमें चैप्टर में बताई गई है। तो इस पे जो सबसे पहले इसमें लिखा गया, इन्फॉर्मेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एक्सक्लूजन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, यानी इस सेक्शन में इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है अगर कोई सूचना है प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसको दी जाती है, उसको किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके पड़ोस के अंदर कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कोई महिला है उसको गालियाँ दी जा रही है, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको ऐसा महसूस होता है डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ में हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो दे रहा है, किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, इस संपूर्ण जिम्मेदारी से जो इन्फॉर्मर है उसको दूर रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो एक अच्छे सद्भाव के रूप में वो जानकारी दे रहा है, तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो इंक्वायरी करेगा, आगे क्या चीज़ है वो अपने आप देखेगा, पर जिसने इन्फॉर्मेशन दी है वो इससे बाहर रहेगा, ठीक है, उस पर उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं मानी चाहिए। उसके बाद लिखा गया है, जो 5 नंबर अपने इसमें पढ़ रहे हैं, सेक्शन 5, उस पर लिखा गया जो ड्यूटीज़ है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ है, सर्विस प्रोवाइडर है, मजिस्ट्रेट है, उसकी क्या ड्यूटीज़ रहेगी। तो जो ड्यूटीज़ पुलिस ऑफिसर है या सर्विस प्रोवाइडर है, मजिस्ट्रेट है, तो उसमें ये ड्यूटी रहेगी कि पुलिस ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, अगर कोई कंप्लेंट रिसीव करते हैं इस घरेलू हिंसा की, और कोई ऐसी डोमेस्टिक जो वायलेंस है उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट या कोई रिपोर्ट उनको की जाती है, ठीक है, चाहे वो किसी और के द्वारा की जाए या जो पीड़ित पक्षकार है उनके द्वारा की जाती है, तो उसके बिहाव पर, ठीक है, तो उसके बिहाव पर एप्लीकेशन बना के, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर निकाला जाता है, ठीक है, और उसके लिए जो आर्थिक सहायता है वो हो गई, उसके अलावा कस्टडी ऑर्डर हो गए, या फिर उसको रहने के लिए कोई ऑर्डर हो गया, घर से बाहर निकालने तो वो घर पे रहे उसके लिए हो गए, या फिर उसको जो क्षति हुई है, ठीक है, जो उसको आर्थिक क्षति हुई है उसके लिए ऑर्डर निकालने हो गए, या फिर इस तरह के कुछ भी कार्य हैं जो इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं, उन सब की जो पालना रहेगी वो पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और सर्विस प्रोवाइडर है उनकी रहती है, ठीक है। इसमें आगे पढ़ते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा अपनी, ठीक है, कि गवर्नमेंट के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर बना है, अगर कोई इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस साथ कोई हिंसा हो रही है तो उसका पक्ष रखेगा, उसको ये हिंसा हुई, ये चीज़ें होंगी, तो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। वो सेम ही चीज़ प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो रहेगी कि अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सेम वो पीड़िता है उसकी मदद करने के लिए जो हर संभव सहायता होगी वो करेगा। उसके अलावा अगर कोई पीड़िता है उसके लिए अगर कोई लीगल सर्विस चाहिए तो उसको फ्री लीगल सर्विस मिलेगी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो बना गया 1987 उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर वो कंप्लेन करती है तो वो जो CRPC
जो आईपीसी है, आईपीसी के जो सेक्शन आपका 498 में ही है, उसके अकॉर्डिंग वो फाइल अपनी कर सकती है, ठीक है, कि मेरे साथ में ये हिस्सा हुई है, उसके परिवार ने ये हिस्सा की है, उसकी सासू ने की है, उसकी ननंद ने की है, या जो भी है वो सब अगर कुछ रिलेटिव हैं तो वो सारी इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में उसके अकॉर्डिंग वो पीड़िता है वो एक्शन ले सकती है। प्रोवाइडेड दैट द नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी मैनर एज टू रिलीव ए रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर from his duty to proceed in the accordance with law upon a receipt of the information as to the commission of the conjugal offence। तो जो इस एक्ट के अंदर जो बातें कही गई है, जो किसी मैनर के अंदर कही गई है या पुलिस ऑफिसर से कही गई है, ड्यूटी के पर्सन के अंदर कही गई है, जो ये सब की सब चीज़ें हैं जो संज्ञेय अपराध है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें मानी जाएगी और उस पर संपूर्ण तरह से एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन पढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर 6 पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 6 में लिखा है शेल्टर होम के बारे में बात की गई है कि जो शेल्टर होम है उनकी ड्यूटी रहेगी कि जो पीड़ित पक्षकार है, ठीक है, और अगर पीड़ित पक्षकार है वो या फिर उसके बिहाफ पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो या सर्विस प्रोवाइडर है वो, जो शेल्टर होम है, ये शेल्टर होम है उसके अंदर शेल्टर होम का जो इंचार्ज है उसके अंदर वो एग्री पर्सन है उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाएगा, या तो वो खुद या उसके बिहाफ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर है वो, ठीक है, तो उसके रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाएगा। ये ड्यूटी है शेल्टर होम की, ठीक है, अगर कोई करता है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं। जो मेडिकल फैसिलिटी है तो मेडिकल फैसिलिटी में ये लिखा गया है कि अगर जो पीड़ित है, पीड़ित पक्षकार है वो हो गया या उसके व्यापार कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया या सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो मेडिकल या फिर कोई मेडिकल उसको जो सुविधाएँ चाहिए या मेडिकल फैसिलिटी का कोई प्रोवाइड कुछ है, तो जो भी कुछ मेडिकल एड चाहिए वो जो एग्रीड पर्सन है उसको सारी की सारी मेडिकल सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ ही लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो ऊपर पढ़ा था अपने कि प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट सेक्शन 8 में किया जाता है। देखो अपने जो परिभाषाएं पढ़ी थी 2 नंबर सेक्शन के अंदर, उस पर 2 वर्ड थे। एक तो पहला अपना पढ़ा था डोमेस्टिक वायलेंस, वो पढ़ा था सेक्शन 3 के अंदर जो अभी कर चुके हैं। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की पढ़ी थी, वो पढ़ा था कि प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी नियुक्ति है वो सेक्शन 8 के सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग की जाती है, वो इसमें पढ़ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसा अपॉइंटमेंट करती है प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर उसको आवश्यक लगता है, और वो एरिया नोटिफाइड करती है कि इस एरिया के अंदर इस पावर के साथ में यह जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है नियुक्त किया जाता है, और ये सारी इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो कार्य करेगा। ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट आपकी नोटिफाइड करती है। इसके साथ ही इसमें लिखा गया कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है शैल एज फार एज पॉसिबल बी वुमेन एंड शैल पोसेस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एज में प्रिस्क्राइब्ड है, कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है जहाँ तक संभव होता है कि एक जो वुमेन जो एक महिला होती है उसको बनाया जाएगा, और वो सभी शैक्षणिक योग्यताएं और जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, संबंधित क्षेत्र के लिए एक्सपीरियंस है वो रखी जाएगी, उसको उसके लिए बनाया जाएगा। इसके बाद में लिखी गई है ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति कर दी 8 नंबर सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं कि उसकी ड्यूटी उसकी क्या रहेगी और उसके फंक्शंस किस तरह से रहेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी ड्यूटी यह है कि जो मजिस्ट्रेट होता है, जो मजिस्ट्रेट है उसको असिस्ट करना, ठीक है, उसको मतलब उसकी सहायता करना, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मजिस्ट्रेट है उसको हेल्प करने के लिए भी उसमें कार्य रहेगा। टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, जो एक रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, रिपोर्ट बना के जो मजिस्ट्रेट है मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देगा, उस मैनर के अंदर रिपोर्ट देगा जो इसमें परफॉर्मा जो इसमें बताया गया प्रिस्क्राइब्ड किया गया उस एक्ट के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट देगा, और उसके अकॉर्डिंग जो कंप्लेंट की गई है डोमेस्टिक वायलेंस की उसकी कॉपीज़ है वो पुलिस ऑफिसर है इंचार्ज, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है लोकल का, एक उसको भी कॉपी देगा। लोकल लिमिट्स ऑफ द होम जुरिडिक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एलीज टू हैव बीन कमिटेड एंड टू द सर्विस प्रोवाइडर इन दैट एरिया। यानी कि इसके अंदर जो कह रहा है वो बात ये कह रहा है कि जो एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेजेगा, उसके साथ ही जो रूल दिए गए उस रूल के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज देगा, और एक जो डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी उसकी कॉपी है जो संबंधित नियर का जो थाना है उसके पुलिस इंचार्ज है उसको दी जाएगी। उसके साथ ही अगर कोई और भी सर्विस प्रोवाइडर आस उसके एरिया के अंदर है जो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड कोई जो कार्य कर रहा है गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ भी उसकी वो एक रिपोर्ट करेगा। इसके साथ ही इसमें लिखा है टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फ्रॉम
एंड इन सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि जो विहित रूप से जो इसमें एक्ट में बताया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाएगा और मजिस्ट्रेट को देगा। और इफ ठीक है, और इसके साथ ही अगर जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसकी इच्छा है कि जो वह अगर कोई रिलीफ के लिए अगर कोई वो क्लेम करना चाहती है तो प्रोटेक्शन ऑर्डर, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो मजिस्ट्रेट को कह के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए बात रखेगा, ताकि प्रोटेक्शन ऑर्डर निकल सके, उसको जो फ़ायदा मिल सके, जो पीड़िता है उसका नुकसान ना हो, ताकि जो एक्ट है उसका उद्देश्य पूरा हो सके। इसके साथ ही इसमें लिखा गया है जो एग्रीव पर्सन है उसको लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। ये इंश्योर करेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर कि उसको लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाए। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है 1987 का जो एक्ट बनाया गया है लीगल सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी जो पीड़िता महिला है उसको। साथ ही सभी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी जो लिस्ट है उसको मेंटेन रखिएगा। लीगल प्रोवाइडिंग एड को काउंसलिंग के लिए शेल्टर होम्स है, मेडिकल फैसिलिटी या लोकल एरिया का जो जुरिडिक्शन में जो मजिस्ट्रेट है इन सब की वो लिस्ट रखेगा कि ठीक है मेरे एरिया में इतने शेल्टर होम बनाए गए हैं, इतने काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं, इतने मेडिकल फैसिलिटी के बनाए गए हैं और लीगल एड के लिए जो भी इसमें चीज़ गई है। साथ ही जो जुरिडिक्शन है मेरे अंडर में, ये इस जुरिडिक्शन के अंदर मजिस्ट्रेट लगता है, उन सब की वो लिस्ट बना के रखेगा ताकि जब जरूरत पड़े तो कोई केस उसको इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो उस पर वो कार्य कर पाएगा। इसके साथ इसमें लिखा गया जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा उसका यह दायित्व होगा कि वो एक सेफ शेल्टर होम प्रोवाइड करवाए, ताकि जो एक पीड़ित व्यक्ति है कि अगर फॉरवर्ड अगर उसको कुछ रिपोर्ट करनी है, अगर कुछ उसका रहने का कुछ भी साजो सामान की व्यवस्था करवानी है या रहना है तो वो सब चीज़ें उसको प्रोवाइड हो पाए, पीड़िता है उसको प्रोवाइड हो पाए। और सो जो पुलिस स्टेशन है और जो मजिस्ट्रेट हैं जुरिडिक्शन है उस एरिया के अंदर, वो जो प्रोटेक्शन जो शेल्टर होम है वो उसके जुरिडिक्शन के अंदर होना चाहिए, कि जो मजिस्ट्रेट है उसके जुरिडिक्शन के अंदर ऐसी चीज़ है वो स्थित रहनी चाहिए। ये भी इंश्योर है प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है। उसके साथ ही जो मेडिकल एग्जामिनेशन अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है, अगर उसको बॉडीली इंजरी है, किसी ने उसे पीटा है, उसके ससुराल के अंदर उसे पीटा गया है या उसके पति के द्वारा पीटा गया है या फिर जिसके साथ वो लिविंग में रह रही है एज ए रिलेशनशिप के रूप में, अगर वहाँ उसको पीटा गया है तो उसके लिए जो इसकी कॉपी है, मेडिकल कॉपी है, वो पुलिस स्टेशन में देगा, उसका एग्जामिनेशन करवाएगा, उसकी एक कॉपी है वो पुलिस स्टेशन को देगा, मजिस्ट्रेट है जिसके जुरिडिक्शन में है उसको भी वो कॉपी है वो चीज़ को प्रोवाइड करवाएगा। ये काम रहेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर का। साथ ही ये इंश्योर किया जाएगा कि जो अगर उसका आर्थिक सहायता दी जाती है तो जो सेक्शन 20 के अंदर जो बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग, जो CRPC है उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा, यानी जो सेक्शन 20 में बात कही गई है उसको जो मॉनेटरी रिलीफ है वो उसे दिलवाई जाएगी, ठीक है। ये काम रहेगा आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर का रहता है। इसके साथ ही अगर कोई और अगर ड्यूटी है प्रिस्क्राइब्ड की गई है, बताई गई है, तो वो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो उस ड्यूटी को कंप्लीट करेगा। इसके साथ इसमें लिखा गया है द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी द अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी सीधी सी बात वो है कि वो जो उसका कंट्रोल है और जो सुपरविजन है वो सारा मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई गवर्नमेंट है, सरकार है या फिर जो मजिस्ट्रेट है अगर कोई ड्यूटी और देता है एक्ट के अकॉर्डिंग तो उस ड्यूटी को भी उस व्यक्ति के द्वारा निभाया जाएगा। इस पार्ट में भी इतना ही दोस्तों करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस आगे वाले सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। आप सभी का तो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।